बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागलेट्स में आतिफ वक्कास। और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 यानी फिजिकल ऑप्टिक्स के इस सेकंड लेक्चर में बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। हम कोहेरेंट सोर्सेज को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि ज़रूरी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ऑब्टेन करने के लिए। फिर हम वो सारे कंडीशंस डिस्कस करेंगे जो लाइट की इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी है। हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किस तरह होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह होती है। ज़ाहिर है हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी ये इंटरफेरेंस डिस्कस की थी, वहाँ पे आपने सफिशेंटली इसको हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये उससे कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर हमने इसको वाटर की वेव्स के लिए चेक किया था, हमने वहाँ पर इसको साउंड वेव्स के अंदर इंटरफेरेंस की बात की थी। यहाँ पर हम लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस की बात करेंगे। लेकिन चूँकि हमने प्रीवियस लेक्चर में वेव फ्रंट्स को अंडरस्टैंड किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शायद उसमें मैं इसके मुतालिक न बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि जब कोई वेव फ्रंट चाहे प्लेन है, स्फेरिकल है, किसी लेंस के ऊपर पड़ता है, लेंस से पास होने के बाद क्या उस वेव फ्रंट का शेप चेंज हो सकता है या नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने प्लेन वेव फ्रंट की बात की है कि एक डिस्टेंट सोर्स से आ रहा है जा रहा है। ये हमने डिस्कस किया था कि जब बहुत दूर से कोई वेव फ्रंट आ रहे होंगे तो वो प्लेन हो जाते हैं। सो प्लेन वेव फ्रंट है और किसी डिस्टेंट सोर्स से आ रहा है, वो एक लेंस के ऊपर पड़ता है और लेंस पे पड़ने के बाद लेंस के अंदर से वो रिफ्रैक्ट होता है और जब दूसरी साइड से निकलता है तो क्या वो प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा, क्या वो साइलेंटिकल वेव फ्रंट बन जाएगा, क्या वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे तो मैंने सिर्फ बात की है कनकेव मिरर की, कनकेव लेंस की। चाहे वो कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, इन सारे केसेस में चेंज तो ये होगा कि अगर प्लेन है तो ये क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, और अगर स्फेरिकल है तो ये प्लेन बनेगा। यहाँ पर ये प्लेन वेव फ्रंट पड़ रहा है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अच्छा, ये होगा कैसे? देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो लेंस है, मैं इसको ड्रा कर लूँ इस तरह से। ये कोई कनकेव लेंस है और इस पर जब लाइट पड़ती है ना यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा फॉर इंस्टेंस इसको रेज के ज़रिए रिप्रेजेंट करूँगा। थोड़ा सा मैं हेल्प लूँगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, और ये रेज है लाइट की फॉर एग्जांपल। अब जबकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, मैं एक इधर रे ड्रा कर लेता हूँ, एक इस साइड पे ड्रा कर लेता हूँ, पोल से दूर एक ही डिस्टेंस पे ये जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया है कि जो रेज उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, वो अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग लेंस से वो डाइवर्ज हो जाते हैं और इस डायरेक्शन में जाते हैं कि उनका अपोजिट फोकस से पास होता है। वो हमने ऑलरेडी, आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अंडरस्टैंड किया होगा कि पैरेलल जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे वो फोकस से पास हो रहे हों, और जो ऑलरेडी इस तरह से आ रहे हों, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से आए तो फिर वो पैरेलल हो जाते हैं। और वो जनरल रूल्स हैं, आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आई होप अंडरस्टैंड किए होंगे। बट इसका यहाँ पे हमारे इस प्रॉब्लम के साथ क्या लेना देना है? जाहिर है ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो पहले वो प्लेन थे, और अगर प्लेन थे तो मैंने इसको इस तरह बनाया कि वो रे जो है उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, और ऐसा ही होता है, रे हमेशा किसी पर्टिकुलर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही होता है। ये रेज हो गए। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो कार्व हो गया है, क्योंकि अब भी रेज जो है उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगे। तो वो आप जानते हैं कि जो रेज होती हैं, रेज असल में कुछ नहीं होती, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह अगर वेव फ्रंट से जा रही हैं और आप चाहते हैं कि नहीं जी इसी लाइट को मैं ज्योमेट्रिकली शो करूं रेज के ज़रिए, तो आप उसके परपेंडिकुलर्स ड्रा कर लेते हैं। सो रे एट एनी पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट।
तो अगर पहले वो पैरेलल थे तो वेव फ्रंट ऐसे था, अब अगर वो डाइवर्ज हो रहे हैं तो जाहिर है वो वेव फ्रंट भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे वो कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि वो या कन्वर्स करते हैं या डाइवर्स करते हैं। जितने भी हमारे पास डाइवर्जिंग लेंसेज और मिरर्स हैं या कन्वर्जिंग लेंसेज एंड मिरर्स हैं, वो प्लेन को स्फेरिकल बनाते हैं, जबकि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को प्लेन वेव फ्रंट्स बनाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर कर लूँ, शायद कहीं पे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी टेस्ट में इससे मुतालिक पूछे जाएं तो आपको मालूम है। अच्छा, तो कोहेरेंट सोर्सेज जो है हमारा आज का टॉपिक है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, अगर मैं डिफाइन करूं, टू सोर्सेज आर said to be coherent if they produce waves that are having same frequency, equal or comparable amplitude and constant phase relationship। दो सोर्सेस कब कोहेरेंट कहलाएंगे, जब उनसे इमिट होने वाली वेव्स जो हैं वो आपस में इस तरह हों कि उनकी फ्रीक्वेंसीज एक जैसी हों, सेम फ्रीक्वेंसी, उनके इक्वल या कंपैरेबल एम्पलीट्यूड्स हों, ठीक है, और उनके दरमियान जो फेज रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट है। अब इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। एंड व्हाट डू आई मीन बाय कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप? देखें, फेज़ आप जानते हैं, फेज़ में दो चीज़ें होती हैं। आपने 7th चैप्टर में ऑसिलेशंस में देखा होगा कि एक सिंपल पेंडुलम है या मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है, उसका फेज़ जो है उसको आप ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ये इसलिए कि वो स्पेस में एक जगह फिक्स होता है और टाइम में जो है वो ऑसिलेट करता है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, दैट इज़ 2 पाई एफ, दैट इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। क्लियर? तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि जी इसका फेज़ जो है दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट। लेकिन अगर हम बात करें वेव की, और वो इस तरह की वेव हो कि वो प्रोग्रेसिव वेव हो, ट्रैवलिंग वेव हो, तो उसकी वेव में उसका जो फेज़ होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक उसका होता है स्पेशियल पार्ट, क्योंकि जाहिर है वो स्पेस भी चेंज कर रहा होता है, पोजीशन भी चेंज कर रहा होता है, टाइम भी गुजर रहा होता है, ठीक है। तो किसी वेव के ऊपर के किसी पार्टिकल के ऊपर या किसी वेव के मुतालिक अगर हम बात करें उसके फेज़ की, तो उसका फेज़ जो है सिर्फ टाइम का फंक्शन नहीं होता, वो पोजीशन का भी फंक्शन होता है। उसको हम इस तरह लिख सकते हैं के एक्स प्लस या माइनस ओमेगा टी, डिपेंड करता है आपने जो वेव एज्यूम की है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, तो ये प्लस माइनस उसको भी एडजस्ट करता है। और अगर इस तरह की सिचुएशन, ये फॉर एग्जांपल किसी वेव का फेज़ है, किसी एक वेव का फेज़ φ1 है और कोई दूसरा वेव आप एज्यूम कर लें φ2, तो उसके लिए के एक्स प्लस माइनस इसी तरह। और मैं अगर एज्यूम कर लूँ कि दोनों में यहाँ पे माइनस है और राइट पे जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है,
तो ये ओमेगा टी है, ये दूसरे का फेज़ है। तो इनके दरमियान जो है हो सकता है फेज़ डिफरेंस हो, यहाँ पर मैं कोई डेल्टा फाई भी ऐड कर लेता हूँ दूसरे में। अब ये दो मुख्तलिफ वेव्स का, ये पहले तो पेंडुलम की मैंने बात की थी, अगर मैं वेव की बात करूँ ना तो उसमें कोई ट्रेवलिंग वेव है, तो अगर किसी भी पॉइंट की आप बात करें वेव की, वो उसका फेज़ आप बताना चाहें तो उसमें दोनों पार्ट्स होंगे। उसमें जो है उसमें के एक्स होगा, उसमें ओमेगा टी होगा। ये जो है ये स्पेशल पार्ट है और ये जो है ये टेम्परल पार्ट है। एक टाइम के साथ रिलेटेड है, एक स्पेस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दो मुख्तलिफ वेव्स की मैंने बात की। याद रहे यहाँ पर ये दोनों वेव्स कोहेरेंट सोर्सेज की वेव्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ओमेगा है उसके मुताबिक तो आप यहाँ पे देख चुके हैं। अगर एक का ओमेगा दूसरे की यहाँ पर मैं 1 और 2 लिख लेता तो इसका मतलब ये होता कि इसकी कोई और फ्रीक्वेंसी है, इसकी कोई और फ्रीक्वेंसी। मैंने दोनों के लिए ओमेगा लिखा है, ठीक है। और एक जैसी फ्रीक्वेंसी, इसको मोनोक्रोमेटिक भी कहते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर दोनों में के लिखा है। के क्या चीज़ है? के जैसे मैंने कहा कि ये स्पेशल पार्ट है, तो के इज स्पेशल फ्रीक्वेंसी, इट इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। इस तरह ओमेगा की डायमेंशंस टाइम इनवर्स की हैं, इसी तरह इस के की जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ इनवर्स की हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी आप इसको कह सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब देखें, अगर के डिफरेंट होता तो वेवलेंथ्स डिफरेंट होती, तो इसका मतलब है इनके कलर एक जैसे, इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी। अब दो वेव्स के अंदर अगर आप फेज़ में डिफरेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो या तो ये होगा कि इस एक्स में कुछ चेंजेस आएगी, एक का एक्स होगा दूसरे का एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, यानी अगर वो स्पेस में एक दूसरे से आगे पीछे हैं। अगर वो टाइम में एक दूसरे से आगे पीछे हैं तो एक ओमेगा टी होगा, एक ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी होगा। तो उन वजूहात से जो चेंज आती है डेल्टा फाई, यानी फेज़ के अंदर जो चेंज आएगी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। डेल्टा फाई जो है दैट इज़ फेज़ डिफरेंस। तो जब भी आपको फेज़ डिफरेंस चाहिए, अब जैसे मैंने कहा कि जो फेज़ डिफरेंस है ये कई वजूहात से पैदा हो सकता है। वो टाइम में आगे पीछे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, लेट सपोज आपको डेल्टा टी कोई मालूम है, तो फिर आप क्या कहेंगे, ओमेगा मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी करेंगे, यानी उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी। इससे आपको क्या मिलेगा, फेज़ डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ वो स्पेस में एक दूसरे से आगे हैं तो डेल्टा फाई, अगर स्पेस में एक दूसरे से आगे हैं तो के डेल्टा एक्स, फिर के डेल्टा एक्स होगा। डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड विद द पाथ डिफरेंस। तो जो भी पाथ डिफरेंस है, बहरहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि दो सोर्सेज कब कोहेरेंट होंगी, जब उनसे इमिट होने वाली वेव्स में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होगा। कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होगा भी तब ना जब उनकी फ्रीक्वेंसीज एक जैसे होंगी, जब उनके, यानी अब देखें ना फेज़ में थोड़ा सा जो भी डिफरेंस है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, बाकी फ़र्क नहीं आएगा, ना के एक्स चेंज होगा ना ओमेगा टी चेंज होगा। फ़र्क अगर आएगा तो इस डेल्टा फाई में आएगा, वो अगर ऑलरेडी मौजूद है जो भी है वो हम इधर से मालूम कर सकते हैं। टाइम में आगे पीछे हैं तो इस तरीके से, स्पेस में आगे पीछे हैं तो इस तरीके से। ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड है, कि आप जानते हैं 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा है। तो इस तरीके से आप वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं उनमें ये रिलेशनशिप कांस्टेंट होना चाहिए। सो कोहेरेंट सोर्सेज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है लाइट का। तो लाइट की इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ कोहेरेंट सोर्सेज। सो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम अगर ये देखें कि वो कौन से कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने के लिए।
अब दो कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन करना, ये भी आपको मालूम हो कि हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास मेजर सोर्स है लाइट का अर्थ के ऊपर, दैट इज़ सन। ज़ाहिर है अर्थ के ऊपर जितनी भी हमें लाइट अवेलेबल है मोस्टली वो सन की तरफ से है। सो उसमें हमें डेली लाइफ में इंटरफेरेंस पैटर्न आमतौर पे तो नज़र नहीं आता जब तक हम कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट ना कर लें। तो वजह ये होती है कि सन जो है वहाँ से रेंडमली लाइट आती है, वो एक फेज़ में नहीं होती, ना कोई कोहेरेंस होती है। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो लाइट का एम्पलीट्यूड डिवाइड करते हैं, जैसे इन केस ऑफ न्यूटन रिंग्स होता है जिसमें पार्शल रिफ्लेक्शन होती है, पार्शल ट्रांसमिशन होती है। जैसे तीन फिल्म है आपके पास, आपने देखा होगा डेली लाइफ में, जब ये मैकेनिक्स की दुकान पे बारिश के मौसम में अगर वाटर सरफेस पे आपने ऑयल की थिन फिल्म देखी हुई, इस पर जब लाइट पड़ती है तो कलरफुल पैटर्न नज़र आता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न नज़र आता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की डिवीज़न हो जाती है और उसके ज़रिए से यानी कुछ लाइट पहले सरफेस से रिफ़्लेक्ट हो जाती है उस आयल के, और कुछ उसके दूसरे वाटर के सरफेस से रिफ़्लेक्ट हो जाती है। तो इनकी यहाँ पर एम्पलीट्यूड की डिवीज़न से हम दो कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। और फिर आप अगर देखें कुछ केसेस में, जैसे हम आगे देख लेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पर हम वेवलेंथ डिवाइड कर लेते हैं, वेवलेंथ की डिवीज़न से हम दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हैं। बहरहाल ये कुछ नाम आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ फिनोमेना, वहाँ पर जो है एक केस में वेवलेंथ की डिवीज़न से कोहेरेंट सोर्सेज बनती हैं और दूसरे केस में एम्पलीट्यूड डिवीज़न के ज़रिए से हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं। बट दीज आर जस्ट टेक्निक्स to observe interference. And now what are the conditions? वो conditions क्या हैं to observe interference? अब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो कहूँगा कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हो तो उनसे जो लाइट इमिट होगी वो किसी पॉइंट पर आपस में मिलेंगी, तो हमें जो है लाजमी तौर पे इंटरफेरेंस मिलेगा। इंटरफेरेंस की अगर आप डिफिनीशन देखें ना, तो इट इज़ द व्हेन टू वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज मीट एट अ पॉइंट, they superpose and form a pattern of bright and dark fringes, that is called interference. So interference वो आप ऑलरेडी वेव्स के केस में प्रीवियस चैप्टर में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ पॉइंट्स पर जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर लेते हैं, ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, कुछ पे वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, डार्क फ्रिंज बन जाती है। इसकी कंडीशंस क्या हैं? एक तो the waves that produce interference must be coherent sources, वो कोहेरेंट सोर्सेज से हों। दूसरा मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यों ज़रूरी है। द वेव्स मस्ट हैव सेम क्रोम वेवलेंथ, एक ही कलर के हों, एक ही क्रोम हो, मोनो क्रोमैटिक। नंबर 4, द पाथ डिफरेंस
जिसको हमने कुछ देर पहले डेल्टा एक्स कहा, मस्ट बी स्मॉल of the order of wavelengths. And then पांचवी जो चीज है, the principle of linear superposition be applicable. ये चीज़ें होनी चाहिए तब हम सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हों तब क्या होगा, सुपरपोजिशन हम कैसे देखेंगे। उसमें फिर दो चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो तब होगी जब अगर फेज डिफरेंस की मैं बात करूं, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा कि डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, ठीक है, 2 पाई हो, फिर क्या हो, 4 पाई हो। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस बात करूं, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस बात करूं, फिर क्या होगा, डेल्टा एक्स जिसको मैंने कहा था, फिर या जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि पाथ डिफरेंस शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स, तो ये पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ जितना हो या तो बिल्कुल ना हो ना, 0 से हम स्टार्ट ले लें, चलो बिल्कुल ही ना हो, या एक वेवलेंथ जितना हो, या फिर 2 वेवलेंथ्स जितना हो, या फिर 3 वेवलेंथ्स जितना हो, और यूं। अब पहले केस में इंड लिमिट हमारे पास क्या होगा, 2n पाई, इस केस में n लैम्डा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और कुछ देर पहले मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, मैं फ़िलहाल सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से मैं फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, एंड यू शुड कीप योर सेल्फ लिमिटेड टू दिस। एंड इस केस में अब आप अगर देखें तो इन सारे केसेस में अगर आपके पास, आपको कभी कहा जाता है कि जनाब अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, सवाल इस तरह पूछा जाता है, तो डेल्टा फाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा फाई इज के डेल्टा एक्स, और के कुछ देर पहले मैंने बताया कि 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा है। डेल्टा एक्स क्या है, अगर डेल्टा एक्स 2 लैम्डा है, पुट कर ले, क्या आता है, लैम्डा कैंसल्स विद लैम्डा, व्हाट यू गेट 4 पाई। लुक, तो इस तरीके से हम अगर पाथ डिफरेंस मालूम हो तो फेज डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, फेज डिफरेंस मालूम हो तो पाथ डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, बट ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और ये एक बात और बता दूं, यहाँ पर ये जो n मैंने लिखा है इसको आप 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट कर लें, बहरहाल आप 0 से स्टार्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
जब हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तब सिचुएशन क्या होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँगा इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, बाकी ये चीज़ें चेंज होंगी। देखें फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो भी है, डेल्टा एक्स शुड बी पाई, 3 पाई, 5 पाई और एनी odd multiple of 2n plus 1 of pi, odd multiple of मैंने यहाँ पे 2n plus 1 लिखा है बिकॉज मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारा n 0 से स्टार्ट होता है, इट्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2n plus 1 लिखा है। पहले के लिए अगर n 0 पुट कर लूँगा तो 1 होगा, दूसरे के लिए 3 होगा एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह अब अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूँ तो इसका करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होगा। अगर ये पाई है यहाँ पे पुट कर लूँ कि 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा पुट कर लूँ, डेल्टा एक्स मुझे चाहिए तो यहाँ से मिल जाता है, पाई दोनों साइड पे है, लैम्डा बाई 2 बाई लैम्डा इधर आएगा तो लैम्डा बाई 2 होगा, तो पहला है लैम्डा बाई 2, फिर दूसरा आप चेक कर लें तो वो होगा 3 बाई 2, यानी एक कंप्लीट वेव, एक हाफ 3 लैम्डा बाई 2। फिर आप यहाँ पर मज़ीद, यानी ये मैंने 3 पाई के लिए चेक किया तो 3 लैम्डा बाई 2 आता है। अगर आप 5 पाई के लिए चेक करें तो 5 लैम्डा बाई 2 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ जी n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2। तो अगर पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने चूँकि n 0 से स्टार्ट किया है तो इसके लिए हाफ लैम्डा, सॉरी इस तरह, पहले के लिए मैं n 0 पुट करता हूँ तो ये होगा हाफ लैम्डा, फिर n को 1 पुट कर लेता हूँ तो 1 प्लस हाफ 3 बाई 2 लैम्डा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी चेक कर लें, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटे मोटे MCQs आते हैं, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। एंड दैट वाज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट जिसने हॉयगन्स प्रिंसिपल को प्रूव किया, जिसने वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।